सबसे पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। मैं पश्चिमी राजस्थान बाड़मेर से हूँ। बाड़मेर में एक छोटा सा गांव रावतसर, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ 88 में। 4 साल की उम्र में माता जी का देहांत हो गया। घर के कामों की जिम्मेदारी के कारण मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, आगे मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। पानी की बहुत दिक्कत थी, तो मेरे पास में बैलगाड़ी थी और बैलगाड़ी से पानी लाने का काम करती थी। जब भी मुझे टाइम मिलता मैं दादी के साथ में बैठ के कसीदाकारी का काम जरूर सीखती, क्योंकि कसीदाकारी का काम है वो हर घर में होता था और मेरी दादी भी घर में काम करती थी। तो ऐसे करते करते 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी के बाद भी घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई थी और मेरे हस्बैंड की 5वीं में। तो कोई स्थायी रोजगार हमारे पास में नहीं था, जैसे तैसे करके घर चल रहा था। शादी के 1.5 साल बाद में जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम थी, अच्छे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत थी, अच्छी मेडिसिन दिलाने की ज़रूरत थी, लेकिन वो मैं नहीं दिला पाई और उसको नहीं बचा पाई। उस समय पूरी तरीके से मैं टूट चुकी थी कि अब मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी। बचपन में माँ को खो दिया, फिर बच्चे को। ऐसे नेगेटिव विचार आने लगे कि मैं ज़िंदगी ही ख़त्म कर लूँ। लेकिन उसी क्षण मुझे लगा कि ऐसी ज़िंदगी से हार मानने से अच्छा मैं कुछ काम करूं जिससे मेरा घर भी चले और मेरा मन भी लगे। लेकिन एक गांव की महिला, कम पढ़ी लिखी, जो कभी बाड़मेर शहर तक नहीं देखा, वो बिजनेस क्या करेगी? गांव में तो झाड़ू पोछे का काम भी नहीं मिलता। उस समय मैंने ये सोचा, क्यों नहीं जो मैंने दादी से कसीदाकारी का काम सीखा था उससे कुछ बनाऊं। कुछ नहीं तो जो बहनें मायके जाएगी तो वो सुंदर बैग जरूर लेके जाएगी। तो यही सोच के 2008 में मैंने सुई धागा हाथ में लिया, एम्ब्रॉयडरी का काम शुरू किया। लेकिन जो बैग की स्टिचिंग थी वो मशीन से होनी थी, मशीन मेरे पास में थी नहीं, ना मैं खरीदने के लिए सक्षम थी। एक बार फिर हिम्मत हारने लगी। फिर मुझे लगा कि मैं अकेली तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे हो रही है वो मेरी और भी बहनों को होती होगी, क्यों ना मैं उनसे बात करके देखूं। तो ऐसे करके मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात किया और 10 महिलाओं ने मिलकर हमने एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और 100 रुपये इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहाँ से हमने काम की शुरुआत की। लेकिन इतना इजी नहीं था कि अब हम 10 बहनें हैं, 10 बहनों के लिए काम कहाँ से आएगा। तो किसी ने बोला कि आप एग्जीबिशन करिए। तो मैंने कहा एग्जीबिशन होता कहाँ पे है? बाड़मेर में तो कोई खरीदेगा नहीं। तो नहीं, कि मेट्रो सिटीज़ है जो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, ऐसी जगह पे आप अगर एग्जीबिशन जो लगते हैं हैंडीक्राफ्ट्स के, वहाँ जाओगे तो आपके प्रोडक्ट हैंड टू हैंड सेल भी हो जाएंगे और आपको पैसे भी मिलेंगे। मैंने कहा ये सपना तो हम छोड़ दें, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं देखा है, दिल्ली बॉम्बे कौन भेजेगा। लेकिन लगा कि ट्राई करते हैं। तो 2010 में मैंने जैसे तैसे करके घर वालों को मनाया, कट्टे में सामान भरा, ट्रेन के लोकल डब्बे में बैठ के मैं दिल्ली पहुंची। दिल्ली में रफी मारे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक 3 दिन का एग्जीबिशन था, वहां जाके मैंने स्टॉल लगाया। बहुत घबराहट हो रही थी क्योंकि हमें तो मारवाड़ी आती, हिंदी भी नहीं आती। लेकिन वहाँ के जो कस्टमर है वो ज़्यादातर लेडीज़ थी, तो वो समझ गई थी कि ये गांव से आए हैं, घबरा रहे हैं। तो बड़े प्यार से बात किया कि बेटा इतने सुंदर प्रोडक्ट आपने हाथ से बनाए या मशीन से? तो मैंने कहा नहीं, ये तो हमने हाथ से बनाए हैं। तो वो जो 3 दिन का एग्जीबिशन था उसमें हमारी 10 से 15 हज़ार रुपये की सेल हो गई और वहाँ से हमें हिम्मत मिल गई कि अब हमें पीछे मुड़ के नहीं देखना है, नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हमें अच्छी तैयारी करनी है। वापस जाके गांव गांव, ढाणी ढाणी जाके महिलाओं को काम के प्रति मोटिवेट करना, क्योंकि इतना इजी नहीं था। रेत के टिब्बों के बीच में दूर दूर ढाणियाँ बनी हुई है और वहाँ पे पहुँचने के लिए न सड़क थी न पीने के लिए पानी। ऐसी स्थिति में जब हम वहाँ पहुँचते तो घर के बड़े बुजुर्ग लोगों के कई तरह के क्वेश्चन होते थे। पता नहीं आप कौन है, कहाँ से आए हैं, यहाँ इनको क्या सिखा के जाओगे, कल हमारा कहना मानेगी या नहीं मानेगी, यहाँ कोई काम करने वाला नहीं है। लगता कि क्यों आए, जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। लेकिन फिर जब महिलाओं से मुलाकात होती तो लगता काम की जरूरत इनको नहीं, इनको है। तो उनको समझाते घर वालों कि हम इनको घर बैठे काम देके जाएंगे, लेके जाएंगे और घर का पूरा काम करके जो भी दिन में 2-3 घंटा टाइम मिलेगा इसमें ये काम करके देगी। तो ऐसे करते करते कुछ बहनों को हमने साथ में जोड़ा। जब उनके पास में इनकम आनी शुरू हुई तो और भी बहनें साथ में जुड़ना शुरू हुई। और जो नेक्स्ट एग्जीबिशन था हमारा, उसमें फिर हमने 10-15 हज़ार रुपये की सेल नहीं की, पूरी 11 लाख की सेल की थी। उसके बाद हमें लगा कि हमें क्यों ना हम इसमें नवाचार करें।
तो पहले सिर्फ एप्लिक कटवर्क में बेड कवर, कर्टन्स, कुशन कवर बनाते थे, लेकिन मैंने कहा पहनने के लिए अगर कपड़े बनाएंगे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे और ज़्यादा बहनों को काम मिलेगा। तो यही सोच के पूरे इंडिया से जो फैब्रिक आता है हैंडलूम का, जैसे टसर सिल्क है, मूंगा मटका, चंदेरी, महेश्वरी, ऐसा फैब्रिक लेके उसके साथ में हमने साड़ी, कुर्ता, दुपट्टा ये बनाना शुरू किया। लेकिन वो भी ज़्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि पहना हुआ कैसा लगेगा। तो मैंने कहा कैसे मैं प्रेजेंट करूं, तो किसी ने बोला कि नहीं आप फैशन शोज करिए। मैंने कहा फैशन शो के तो नाम से ही डर लगता है, छोटे कपड़े पहनना, ऐसा फैशन शो होता है, मुझे नहीं पता कि हेरिटेज फैशन शो भी होता है। तो मैंने मना कर दिया। लेकिन फिर किसी ने बोला कि नहीं आप हेरिटेज फैशन शो भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ये कोशिश करते, लेकिन एक गांव के आर्टिजन बहन को कौन फैशन शो का मौका देगा, फैशन शो तो बड़े डिजाइनर्स लोग कर रहे हैं। तो उस समय मैंने काफ़ी कोशिश की और राजस्थान में, जयपुर में राजस्थान हेरिटेज वीक हो रहा था, वहाँ जाके मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे फैशन शो करना है। तो उन्होंने यही बोला कि रोमा जी आप एक आर्टिजन हो, आप कैसे फैशन शो कर पाओगे, या तो बड़े डिजाइनर्स आ रहे हैं उनके साथ में आप कलेक्शन कैसे बनाओगे। लेकिन वहाँ पे मैंने जिद किया कि आप मुझे एक बार मौका दीजिए, मुझे ये फैशन शो करना है। वहाँ से मौका मिला, लेकिन वास्तव में प्रॉब्लम ये थी कि मैं मेरा कलेक्शन कैसे बनाऊँ, क्या कॉस्ट्यूम डिजाइन करूँ, क्या कलर थीम लूँ। मैंने और बड़े एनजीओ से हेल्प मांगी कि आप हमारी हेल्प करिए। तो उन्होंने भी यही बोला कि रोमा जी ये आपका लेवल नहीं है, आप जहाँ फील्ड में काम करें वही आपके लिए बेटर है, आप ये जिद छोड़ दीजिए। तो उस समय बहुत दुख हुआ, रोना भी आया। मैंने कहा मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये फैशन शो मैं ज़रूर करूँगी। उस समय मेरे पास में स्मार्टफोन नहीं था कि यूट्यूब पे देख के कोई भी डिज़ाइन बना लो। लेकिन जैसा मुझे समझ में आया, मैंने मेरा कलेक्शन तैयार किया। बहुत घबराहट हो रही थी। मैं जयपुर पहुंची और जैसे ही हमारा प्रोडक्ट रैंप पे आया, सारी ऑडियंस और वही बड़े बड़े डिजाइनर्स जो बीबी रसेल, हेमंत त्रिवेदी, ऐसे बड़े डिजाइनर्स खड़े होकर तालियां बरस गई और नेक्स्ट शो के लिए वो अपना कलेक्शन बनाने के लिए बाड़मेर पहुंचे। और उसके बाद में मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर बनी। तो पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में हमने फैशन शो ऑर्गेनाइज करवाए और ट्राइब्स आर्टिजनों की कला को हमने प्रमोट किया। उसके बाद में डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मुझे ही मिला, जिसमें पेरिस का टूर मिला था। तो उस समय मुझे ये सीखने को मिला कि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो उसको हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव सोच के आगे बढ़ना है कि ये एक रास्ता रुका है लेकिन हजारों रास्ते खुले हैं। अगर उस दिन वो मेरी डिजाइनिंग में हेल्प कर देते तो मैं कभी डिजाइनर नहीं बन पाती। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना हम इंडिया में तो कर ही रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का एग्जीबिशन करें ताकि और ज़्यादा बहनों को काम मिलेगा। मैंने सोचा ही था। उसी समय मेरे पास में जर्मनी से हेम टेक्सटाइल करके एक फ्रैंकफर्ट मैसे में बहुत बड़ा एग्जीबिशन होता है टेक्सटाइल का, वहाँ से मेल आया कि इंडिया से मात्र एक एनजीओ को हमने सेलेक्ट किया है जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट बूथ दे रहे हैं। मैंने कहा मैंने बाहर जाने का सोचा ही था, लेकिन जर्मनी जाऊंगी ये नहीं सोचा था। तो उसी समय हमने काफ़ी लोगों से पूछा कि वहाँ का वेदर कैसा है, खान पान कैसा है। मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो वहाँ कैसा रहेगा। तो किसी ने बोला कि आप थोड़ा बहुत खाने पाने की चीज़ें साथ में लेके जाना। तो मैं यहाँ से आटा सब्जी सब साथ में लेके गई और वहाँ पे जाके रोटियाँ भी बनाई, वहाँ के लोगों को खिलाई। तो उन्होंने बोला कि हमने फर्स्ट बार ताजी ब्रेड खाई है। मैंने कहा ये रोटी नहीं खाते, अच्छा वो मैं आटा साथ में लेके आई। तो इस तरीके का जो है मेरा जर्मनी का एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया रहा। जब मैं मेरे बूथ पे बैठी मेरा काम कर रही थी तो एक 10 महिलाओं का ग्रुप आया और उन्होंने आके मुझे बोला कि आप इंडिया से हो ना। मैंने उनके सामने देखा तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। तो कि नहीं, हमारी नानी दादी इंडिया से थी और हमें आपको देख के, आपका पहनावा देख के हमें हमारा मुल्क याद आ गया, इसलिए हमारी खुशी के आंसू है। तो उसी दिन मैंने ठान लिया मैं मेरा पहनावा कभी चेंज नहीं करूँगी। हमें नहीं बताना पड़ता है हमारी पहचान। उसके बाद में हमने यूएस में, पेरिस में, दुबई में कई जगह पे फैशन शोज, एग्जीबिशंस किए। और इसी बीच में जब मुझे नारी शक्ति पुरस्कार मिला, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एक छोटा सा सुई धागे से काम करने से कोई अवार्ड भी मिलेगा। जब सबसे पहले जिला कलेक्टर के हाथों से अवार्ड मिला तो बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने ये सिर्फ अवार्ड नहीं समझा, ये एक जिम्मेदारी समझी, मुझे और अच्छा काम करना है। उसके बाद में महामहिम राज्यपाल जी के हाथों से और राष्ट्रपति जी के हाथों से जब अवार्ड मिला तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, मेरे साथ में जो 50,000 बहनें जुड़ी हुई है उन सभी का है। और जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे पास में इन्विटेशन आया तो मैंने कहा मैं वहाँ जाके क्या करूँगी, ना तो अच्छी स्कूल में पढ़ी ना कॉलेज के बारे में सोचा। 1 महीना तक हमने वापस जवाब नहीं दिया। उनका वापस मेल आया कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए है, हम हमारे एनुअल फंक्शन में आपको एज ए स्पीकर के तौर पे इनवाइट कर रहे हैं।
मैंने कहा अगर मैं 10 लाख रुपए खर्च करके वहाँ जाऊंगी तो यहाँ काम कैसे करूंगी, मुझे नहीं जाना है। फिर उनका मेल आया कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो इंडिया के बारे में कितना समझते हैं, वो मेट्रो सिटीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो इनको समझना है। तो उसी टाइम मुझे बॉम्बे में जानकी देवी बजाज पुरस्कार मिल रहा था, और जब बजाज ग्रुप को पता चला कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है और ये छोड़ रहे हैं, तो हम टिकट बनाते हैं, आप जाइए। उन्होंने सारी व्यवस्था की, और इस तरीके से मैं जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहुंची तो वास्तव में जो स्टूडेंट्स है वो उन्होंने, एक दिन तो स्पीच का प्रोग्राम था, दूसरे दिन वर्कशॉप हुआ, और तीसरे दिन भारतीय दूतावास में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा गया जिसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लोग आए, और उन्होंने यहाँ की कला के बारे में सोचा समझा, तो बोला कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजेंगे, वहाँ पे रिसर्च करेंगे। तो ये सारी बातें वहाँ जाने के बाद में पता चला, और वहाँ का एजुकेशन लेवल और अपने राजस्थान का एजुकेशन के लेवल में बहुत डिफरेंट है। तो मैंने कहा मुझे मेरे वहाँ पे कुछ करना है। मेरी 8वीं में स्कूल छूट गई, आज भी बच्चों की स्कूल छूट जाती है, वो पढ़ना चाहती है लेकिन किसी रीजन से वो आगे नहीं बढ़ पाती, उनके लिए मुझे कुछ करना है। तो हर साल 20 से 25 लाख रुपए है वो मैं बच्चियों को स्कॉलरशिप के रूप में देती हूँ, ताकि उनके सपने टूटे ना, उनकी पढ़ाई छूटे ना। मैं ट्राइब्स इंडिया की गुडविल एम्बेसडर थी और मैरी कॉम ब्रांड एम्बेसडर थी। जब मैरी कॉम के बारे में मुझे पता चला कि ये 3 बच्चों की माँ होने के बावजूद भारत के लिए इतने गोल्ड मेडल लेके आई है, तो हमारे राजस्थान में बच्चों की कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो संसाधनों की कमी है, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो उसी समय मैं लंदन गई थी और लॉर्ड्स स्टेडियम जब देखा तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा तो हमारे बाड़मेर में होना चाहिए, और 2 साल उस पर काम चला, और अभी उसका कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। लगभग 10 से 15 करोड़ की लागत में वो पूरा होगा। तो ऐसे करके हमारी बच्चियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इस तरीके से हर फील्ड में जिस तरह जो बहनें आगे आए उनके लिए मेरा प्रयास रहता है कि आप आगे बढ़िए। हर एक के मन में संकोच रहता है कि हम कम पढ़े लिखे हैं, हम गांव से हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप जहाँ हैं जैसे हैं वहीं से स्टार्ट करिए। जो आपका सपना है वो साकार जरूर होगा, क्योंकि खुद पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आपके पास में अभी मौका है, आप बिजनेस स्कूल से इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप अपने अपने गांव में जाके ऐसा कुछ ज़रूर करिए ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले, अपना गांव मजबूत हो। अगर गांव मजबूत होगा तो अपना जिला मजबूत होगा, अपना जिला मजबूत होगा तो अपना देश मजबूत होगा। क्योंकि जब भी मैं बाहर जाती हूँ, यूएस में हो चाहे दुबई हो, अपने ही लोग दिखते हैं, अपना ही टैलेंट वहाँ पे काम आता है। तो अगर वही टैलेंट अपने इंडिया में आएगा तो क्यों ना हम आगे बढ़ पाएंगे। अभी एक मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अभी तो हम हैंड एम्ब्रॉयडरी पे काम कर रहे हैं। मैं राजस्थान की ब्रांड एम्बेसडर हूँ राजीविका की, और उसमें 50 लाख बहनें जुड़ी हुई है। वो अलग अलग फील्ड में काम कर रही है समूह बना के। क्यों ना उन समूहों को एक ही जगह पे लाके, जो हमारे खेती का काम है, फार्मर का काम है, उसको ऑर्गेनिक तरीके से हम उनका क्यों ना सपोर्ट करें, ताकि हमें भी खाने के लिए शुद्ध मिले और उन बहनों को रोजगार मिले, ताकि वो उसमें कॉन्फिडेंस आए कि जो हम मेहनत कर रहे हैं उसका मेहनताना हमें मिल रहा है। तो मेरा हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि हर बहन के हाथ में काम हो, वो आत्मनिर्भर बने और अपने सेक्टर में आगे बढ़ सके। तो इस तरीके से हम अभी काम कर रहे हैं। आपको भी मैं इनवाइट करती हूँ कि आप एक बार राजस्थान आइए, वहाँ का कल्चर देखिए, वहाँ की बहनों को हेल्प करिए, ताकि वो भी आपके हेल्प से आगे बढ़ सके। मैं हमेशा एक संदेश देती हूँ कि महिला का सम्मान करें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।